सो दो पार्ट हमने कवर कर लिए थे. दिस इज पार्ट 3, द लेक्चर 3 यू कैन से. और पार्ट 3 भी है, फ्रॉम पीटर लीविंग क्लैरिसा's हाउस through his memory of being rejected by the Clarissa 11:30 a.m. to 11:45 a.m. की तरफ हम जा रहे हैं. ये टाइम सीक्वेंस में डिवाइडेड है बिकॉज होल ऑफ द नॉवल इज रिटन और कंसिस्ट ऑफ ओनली वन डे. सो टाइम आगे बढ़ रहा है. वी शेयर पीटर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज ही लीव्स क्लैरिस's हाउस. लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह पीटर वॉश इंडिया से वापस आने के बाद सबसे पहले क्लैरिसा को मिलने जाता है. और अब यहाँ से उसे आगे वाक़या जब वहाँ से बाहर निकलता है और जब उसे कहती है कि मेरी पार्टी में लाज़मी आना, वो आखिरी ये बात उनके दरमियान होती है. So we share Peter's point of view as he leaves Clarissa's house. Peter believes Clarissa has grown hard and sentimental. यहाँ पे हम देखते हैं कि पीटर जो है वो सोच रहा है और continuously is obsessed uh, with the idea of relationship of Clarissa and about Clarissa especially. He criticizes her harshly to himself, thinking unhappily that her girlhood timidity has become conventionality in the Middle Age. और वो ख्यालों ही ख्याल में जो है वो उसको तनकीद का निशाना बनाता है कि किस तरह जब वो एक लड़की थी, जब बॉर्टन के अंदर वो मिलते थे, जब वहाँ इकट्ठे रहते थे सारे, तो उसकी जो टिमिडिटी थी नाउ वो एक कन्वेंशनल एक मिडिल एज वुमन में कन्वर्ट हो चुकी है, जैसा कि उसका गेस था अभी. देन ही बिगिंस टू वरी that he annoyed her with his unexpected visit and is embarrassed for having wept in her presence. और वहाँ पे जो इसको रोना आ जाता है, तो उस आइडिया से भी थोड़ा सा embarrassment फील करता है कि मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था. One moment Peter feels thrilled that he is in love with Daisy and has a life in India about which Clarissa knows nothing, while the next moment he feels anew the blow of Clarissa having rejected him 30 years before. तो यहाँ उसके माइंड में हम देखते हैं कि दो तरह के करंट्स हमें नज़र आते हैं. एक आइडिया ये नज़र आता है कि वो डेज़ी के साथ जो उसका लव है इंडिया के अंदर, जो उसने लाइफ गुजारी है अभी, और वहाँ डेज़ी जो है उसके साथ शादी करने का भी उसका प्लान है, उसके डाइवोर्स के लिए यहीं पे अभी वो आया हुआ है लंदन में. और दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि क्लैरिसा का जो आइडिया है, क्लैरिसा का जो थॉट है, जो लव है उसका, वो रीबैक करता है बार बार. दैट इज काइंड ऑफ द ब्लो एंड हैव जो उसको 30 इयर्स पहले मिला था, एंड दैट वाज द रिजेक्शन बाय क्लैरिसा. तो वो उसे भुला नहीं पाया उस रिजेक्शन को, जो हद तक उसको 30 साल हो गए हैं जब वो रिजेक्ट हुआ था. अभी 50 साल का शायद हो गया है पीटर, लेकिन ना तो शादी कर पाया है और ना ही अभी तक क्लैरिसा को भुला पाया है, और ना ही क्लैरिसा ने जो उसे रिजेक्शन दी थी, वो जो पेन दिया था वो स्टिल वो मौजूद है और स्टिल वुंडेड है. The sound of St. Margaret's bell sounding the half hour makes him think of the Clarissa's death, which upsets him, as does the thought of growing old himself. और कंटिन्यूसली वो सोचों में जैसे उसे आइडिया आता है कि क्लैरिसा की भी तो एक दिन, यानी डेथ तो हम सबको ख़त्म कर देगी, मुझे भी डेथ हो जाएगी, क्लैरिसा की भी डेथ हो जाएगी. और लेकिन इन ख्यालात से वो अपसेट भी हो जाता है. डेथ से क्लैरिसा भी बहुत अपसेट होती है, हमने देखा था, और पीटर को भी है. ये आइडिया जो है वो थ्रू आउट हमें मिलता है. Though he will eventually have to ask Richard's help in finding a job. खैर ये डेथ के हवाले से भी मैं लास्ट आजकल आई एम रीडिंग द मिस्टेंसेस ट्रैवल लॉग, कंबोडिया का ट्रैवल लॉग मैं पढ़ रहा था, तो बिल्कुल ये लास्ट कल ही मैं देख रहा था. ही इज़ आल्सो ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ द डेथ मिस्टेंसर, और वो एक कंबोडिया के एक बहुत खूबसूरत टेम्पल को विजिट करते हुए एक लाइन उनसे लिखी कि कितनी, कहता है कितनी बड़ी ज़्यादती है कि जो हाथ जो हैं, जो लोग इतने खूबसूरत आर्ट को तख्लीक करते हैं, वो तो ख़त्म हो जाएँ, वो तो मर जाएँ, और ये जो आर्ट है, ये जो टेम्पल है, ये मौजूद है. तो कितनी बड़ी ज़्यादती है कि इसकी लाइफ उससे ज़्यादा है.
खैर, दो ही विल, हम नेक्स्ट रीड कर रहे हैं, दो ही विल इवेंचुअली हैव टू आस्क रिचर्ड्स हेल्प इन फाइंडिंग अ जॉब, पीटर टेल्स हिमसेल्फ ही डज नॉट केयर अ स्ट्रॉ व्हाट द डेलोवेज थिंक ऑफ हिम। और उसे फिर ये भी याद आता है कि किस तरह रिचर्ड डेलोवे जो है उनकी लाइफ में आता है, और जो उसके आने के बाद वो क्लैरिसा को ले जाता है। क्लैरिसा जो है, और क्लैरिसा और पीटर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो उनका एंड हो जाता है वेरी सुन। और ना सिर्फ ये रिलेशनशिप टूटता है, बल्कि और ह्यूमिलिएशन ये है कि रिचर्ड डैलोवे तो बहुत अमीर है, और वो पॉलिटिशियन फैमिली से है, और बाद में वो, अभी आपको पता है, वो पॉलिटिशियन बन चुका है। तो उसको हेल्प, जॉब की हेल्प लेने भी उसके पास जाना पड़ता है पीटर को। तो फाइनेंशियली, एक दुनियादारी के एतबार से, वर्ल्डली विजडम को देखें तो पीटर जो है वो बहुत पीछे है रिचर्ड से। लेकिन इमेजिनेटिव पावर पे देखें, पोइटिकल या लाइफ के साथ जो लव है, जो इमोशनलिटी अगर देखें, तो फिर डेफिनेटली पीटर वॉश जो है वो एक बेटर ह्यूमन बीइंग है। ही एडमिट्स ही हैज़ बीन अ फेलियर इन सम सेंस, और सोचता है कि बिल्कुल मैं एक नाकाम इंसान हूँ, एज when he was expelled from Oxford, but he feels the future lies in the hands of young men, such he was. A group of military boys march by, and the Peter feels respect for them. बिल्कुल वहां से वो पार्क की तरफ आ रहा है, और रास्ते में से एक ग्रुप मिलता है बॉयज का, मिलिट्री बॉयज का, सोल्जर्स का, जो मार्च कर रहे हैं। एंड उनको देखकर इन्हें काफ़ी इसको खुशी मिलती है, बिकॉज उससे इसको खुद की पुराना टाइम याद आ जाता है, जब वो यंग था, जब वो पावरफुल था, जब सेहतमंद था, ज़्यादा अच्छा फ्यूचर की होप्स थी, और एक इंग्लैंड की जो सिविलाइजेशन है उसके साथ भी इसके कुछ होप्स हैं। इन द मिडल ऑफ द Trafalgar Square, Peter feels suddenly free. Nobody except Clarissa knows he is in London. He begins to follow a young woman who seems to become his ideal woman as he looks at her. तो यहाँ एक बड़ा अजीब सा एक काम करता है पीटर, कि बिल्कुल यंग वुमन जो कि काफ़ी क्लैरिसा से मिलती जुलती है, उसको देखकर फिर उसके पीछे चल पड़ता है और उसे घर तक छोड़ के आता है। And he compares her to Clarissa and decides that she is not rich or worldly as Clarissa is. लगातार उसे क्लैरिसा से कंपेयर भी करता है, और साथ ये सोचता है कि ये शायद उतनी अमीर और दुनियादार नहीं होगी जितनी कि क्लैरिसा है। क्लैरिसा तो बहुत दुनियादार है, अमीर भी है, वो हमेशा ही अमीर रहना चाहती थी, और इसलिए उसने रिचर्ड से शादी करने का फैसला किया। एक रीज़न है इसकी, खैर और भी हो सकती हैं। He wonders if she is respectable. Peter feels like a romantic buccaneer and is impressed by his own adventurousness. Or the woman takes out her keys and enters her house. सत्या कि वो जो फीमेल है, वो जो वुमन है, वो अपने घर पहुंच जाती है, और लॉक ओपन करके घर चली जाती है। तो घर तक छोड़ के आता है पीटर उसको, never having spoken to Peter, which does not trouble him very much. He thinks of the Clarissa telling him to remember her party that night. और फिर दोबारा से वो एको करती है उसकी माइंड में बात, कि जब वो क्लैरिसा के घर से बाहर निकल रहा था, तो क्या कह रही थी क्लैरिसा, कि मेरी पार्टी में आना। Peter decides to sit in Regent's Park and smoke before his appointment with the lawyers with whom he will arrange Daisy's divorce. डेजी की डिवोर्स के लिए उसने लॉयर से मिलना है, और वो सोचता है कि मुझे थोड़ी देर पहले पार्क में बैठ के थोड़ा सा स्मोकिंग कर लेना चाहिए, थोड़ा एंजॉय कर लेना चाहिए, अरेस्ट कर लेना चाहिए। ही ऑब्जर्व्स लंदन एंड इज प्राउड ऑफ इट्स लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। और बाकी लंदन की लाइफ सड़कों पर उसे नज़र आ रही है, और उससे वो बड़ा खुश भी है, सेटिस्फाइड है। इंडिया से भी वापस आया है, बल्कि दरमियान में एक और लाइन भी थी कि इंडिया से वापस आने के बाद उसे हर वुमन खूबसूरत लग रही है लंदन की। यहाँ ये मेंशन तो नहीं है। तो लंदन की सिविलाइजेशन जो है उसको अट्रैक्ट कर रही है, जो कि सुपरफिशियल है बेसिकली। तो आगे हम देखेंगे क्रिटिसिज्म में इसको। ही रिमेंबर्स हाउ ही वाज अनएबल टू गेट अलोंग विद क्लैरिसा's फादर। उसे ये भी याद आता है कि क्लैरिसा के फादर के साथ भी उसकी कोई खास नहीं बनती थी। Having chosen a seat beside an elderly gray-haired nurse with the baby asleep its stroller, Peter remembers Elizabeth. अब वो एक बेंच पे बैठ जाता है जहाँ एक ग्रे हेयर्ड
नर्स पहले से बैठी है with the baby. He expects that he expects that Elizabeth does not get along with Clarissa. और उसे साथ साथ ऐसे भी लगता है कि जो एलिजाबेथ है, जो बेटी है क्लैरिसा की, वो भी कोई इतनी कोई नहीं बनती होगी इनके दरमियान के अंदर. जरा होकर आ गया है गली में. लेट हिम पास. As he feels Clarissa has a tendency to overdo things, क्योंकि उसे का ख्याल है कि क्लैरिसा चीज़ों को एक्सेजरेट कर देती है, ओवरडू करती है, तो यकीनन उसकी बेटी के साथ भी इसकी नहीं बनती होगी, जो तो थोड़ा सा उसने सीन ऑब्जर्व किया है उनका, विच माइट एम्बेरस एलिजाबेथ. सोन पीटर फॉल्स asleep. उन्हीं सोचों के साथ ही हम देखते हैं कि पीटर जो है वो बेंच पर बैठा बैठा सो जाता है. अब जब वो सोता है तो फिर क्या होता है, दिमाग तो आपको पता है सोने के बाद भी काम करता रहता है, और ये नॉवल जो कि माइंड के इंटीरियर वर्क के ऊपर है सारा. सो उसको फिर ड्रीम आते हैं. ही ड्रीम्स अबाउट अ सॉलिटरी ट्रैवलर. उसको एक सॉलिटरी ट्रैवलर का एक ड्रीम आता है, हु कंसीव्स ऑफ द डिफरेंट इमेजेस ऑफ वुमेन, और जिसको बहुत सारे डिफरेंट इमेजेस ऑफ वुमेन का एक्सपीरियंस होता है. द ट्रैवलर हु सीम्स टू बी पीटर हिमसेल्फ. तो ट्रैवलर यकीनन पीटर है, और पीटर के ड्रीम्स में भी वुमेन आ रही है, वुमेन के जो से ड्रीम आते हैं. मीन्स हम देख रहे हैं कि ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ वुमेन. मे बी उसके चाइल्डहुड में हम इसके रीज़न देख सकते हैं, लेकिन जो कि नॉवल में मेंशन नहीं है. मदर का लॉस हो सकता है, साइको एनालिसिस अगर आप करें तो. फिर क्लैरिसा के ऐसे उसका ऑब्सेशन, सैली के विजन आते हैं उसको क्लैरिसा के, और इसी तरह से दूसरी, जिस तरह वो एक वुमन के पीछे चल पड़ा, ऐसी सारी चीज़ों से हम आइडिया लगाते हैं कि वो कितना ऑब्सेस्ड है इन आइडियाज. So he dreams about a solitary traveler who conceives of the different images of women. The traveler, who seems to be Peter himself, imagine a woman made of sky and the branches who bestow compassion and absolution. और ये इस तरह ये ऐसे ड्रीम आता है, और उसको लगता है कि he imagines a woman made of sky and branches and who bestows compassion, and उसे लगता है कि वो वुमन एक आसमान के ऊपर है और आसमान से बनी है, और ब्रांचेस हैं उसमें से निकल रही हैं, एंड जो कंपैशन एंड एब्सोल्यूशन. एक्चुअली ही वांट्स दीज टू थिंग्स फ्रॉम द वुमेन, कंपैशन एंड एब्सोल्यूशन, जो इसे नहीं मिलता. ही इमेजिन्स दिस वुमन एज ए सायरन, someone who might lure him to his death and with her beauty. सायरन जो है ये एक ऐसी निम्फ है, वाटर निम्स हैं, ग्रीक जो है मिथोलॉजी के अंदर एक एक क्रीचर्स हैं ख़ास किस्म की, इनको सायरन कहते हैं. जो कि एक ऐसा म्यूज़िक बजाती थी, क्या उनके बारे में एक मिथ है, क्योंकि म्यूज़िक बजाती थी, ऐसे खूबसूरत गाती थी, सिंगिंग करती थी और म्यूज़िक बजाती थी. तो जो सेलर होते थे वो लूर हो जाते थे, वो मेंटली जो है वो एन्चेंटेड हो जाते थे, और अपना सफ़र छोड़ के उस आइलैंड की तरफ या उस वाटर, उन गहरे पानियों की तरफ जाते थे जहाँ पे वो रहती थी सायरन, और फिर ये उनकी मौत का सबब बनता था. तो बिल्कुल ही इमेजिन करता है कि वुमन जो है ना वो सायरन है, someone who might lure him to his death with her beauty. Finally he imagines a mother figure. ठीक है, अब वो आखिर में जो है ना वही वुमन, मदर भी तो एक वुमन है, तो आइडिया ऑफ मदर से ही ऑब्सेस्ड है देखा जाए तो. who seems to wait for his return. When the image of the woman, now a landlady, that image is now turned into landlady, mother, other beautiful woman, siren. So ask if she can get the solitary traveler anything else at the end of the dream. He realizes he does not know to whom he can reply. Peter wakes up saying the death of the soul. वो जागता तो एक सेंटेंस कहता है, एक अटरेंस है, द डेथ ऑफ द सोल. ठीक है, कि रूह की मौत है, आई मीन यहाँ से आप कह रहे हैं एसेंस की डेथ है, जो इनर सेल्फ है आपकी, उसकी डेथ है. एंड ही लिंक्स द ड्रीम to those words to the scene from Boston in the early 1819. और ये बिल्कुल 1819 के अंदर बॉटन के अंदर भी कुछ ऐसा ही एक सीन हुआ था जब उसने इस तरह का एक्सप्रेशन दिया था, तो उसे फ़ौरन से वो अभी चीज़ें याद आ जाती हैं. दैट समर क्लैरिस इज शॉक्ड टू हियर अबाउट ए नेबर हु हैड ए बेबी बिफोर शी वाज मैरिड. तो एक्चुअली सीन क्या हुआ था, समर में जब ये सारे लोग बैठे हुए थे, तो क्लैरिसा ने एक
शॉक शो किया था जब ये लोग बात कर रहे थे कि एक बेबी हुआ है एक वुमन का, शादी से पहले ही उसका बेबी हो गया था। और Clarissa's prudish reaction makes Peter fear that the moment marks the death of her soul. तो उसे उस टाइम पे बहुत बुरा लगा था क्लैरिसा का इस तरह कंटेम्पचुअस बिहेवियर शो करना अबाउट दैट वुमन। तो उसको लगा कि ये कितनी कन्वेंशनल सोचती है, ये तो इसको इसके अंदर कोई सिंपैथी कोई कंपैशन नहीं है अबाउट अदर पर्सन सफरिंग, और हम कितनी जजमेंटल है ये, कितनी जल्दी से उसने एक फैसला कर दिया उसके बारे में, जबकि पूरी तरह से हम जानते नहीं होते चीज़ों को। तो क्लैरिसा का जो प्रूडेंट रिएक्शन था दैट मेक्स पीटर फील दैट द मोमेंट मार्क्स द डेथ ऑफ हर सोल। तो उस वक्त भी उसने सोचा था कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द डेथ ऑफ द सोल। तो किसकी डेथ ऑफ द सोल है? ये क्लैरिसा की। क्लैरिसा जो कि आइडियल वुमन है इसके हाँ माइंड के अंदर गोल्डन इमेज जो है करीब करीब है आप कह रहे हैं चलिए। तो उसकी जो डेथ ऑफ एसेंस है, जो बेसिक जो अंदर जो सेल्फ है, ब्रिलियंस तो है, अपेरेंट ब्रिलियंस तो है, बट इनर डेथ की तरफ ये एक इशारा है। जो लाइफ है, जो ओरिजिनलिटी है, जो ह्यूमैनिटी है, आप इसे कह रहे हैं, कई मीनिंग आप इसे दे सकते हैं। अ रिएक्शन सीम्ड नॉट ओनली प्रूडिश बट आल्सो एरोगेंट। तो उसको एक ख्याल में ना आइए तो ना सिर्फ ये प्रूडिश है, प्रूडिश बिहेवियर एक प्यूरिटेनिकल बिहेवियर होता है। प्यूरिटेनिकल मीन व्हेन यू थिंक यू आर राइट, यू आर superior and you are very religious and sacred and other people are contemptuous and they are सीधे रास्ते से सब भटके हुए हैं जैसे आपको लगता है, और दूसरों के बारे में बहुत एक डाउन किस्म का एक ऐसा बिहेवियर रखना, एरोगेंट, जजमेंटल एंड अनइमेजिनेटिव। एंड अदर्स हु वर एट द टेबल एट दिस टाइम वर अनकंफर्टेबल विद हर blatant scorn of the lack of sympathy for women। और ये जो उसने वहाँ पे मार्क दिया था तो सब लोगों को काफ़ी हैरानी हुई थी क्लैरिसा की थॉट्स के ऊपर कि ये अंदर से किस तरह सोच रही है, फॉरगिविंग नहीं है, सिंपैथेटिक नहीं है। सो रिचर्ड डैलोवे कम्स टू बॉर्टन फॉर डिनर दैट नाइट। और फिर उस रात जो है फिर क्या हुआ कि रिचर्ड डैलोवे नाम का एक बंदा आया इनकी ज़िंदगियों में for the dinner that night, and the Peter knows immediately that Clarissa will marry Richard। और उसी टाइम ही पीटर को पता चल गया था कि क्लैरिसा की डेथ ऑफ सोल हो चुकी है और ये किस तरफ जा रही है, वर्ल्डली चीज़ों की तरफ जा रही है, स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ नहीं जाएगी अब, क्योंकि डेथ ऑफ द सोल है, उसको तो फॉलो ही नहीं करेगी, ये हार्ट को फॉलो नहीं करेगी, स्पिरिट को, इनर सेल्फ को फॉलो नहीं करेगी, जो ट्रू इमेज चीज़ें हैं उनको फॉलो नहीं करेगी, इमोशंस को फॉलो नहीं करेगी, बिल्कुल अब रैशनल डिसीजन लेगी, वर्ल्डली चीज़ों की तरफ जाएगी। तो वर्ल्डली तो है, रिचर्ड डैलोवे रिच है, पॉलिटिकल फैमिली से है, एक सिक्योर फ्यूचर है, तो वहाँ जाएगी। एंड पीटर नोज इमीडिएटली द क्लास व्हेन मैरी रिचर्ड टुवर्ड्स होम शी सीम्स मैटरनल। और एक और अहम बात ये थी कि यहाँ पे जो है रिचर्ड का जो बिहेवियर था और क्लैरिसा के दरमियान जो ताल्लुक से फ़ौरन से नज़र आया वो ये था कि क्लैरिसा वाज मैटरनल टुवर्ड्स रिचर्ड। अब ये से क्यों फील होता है? बिकॉज के ये खुद चाहता है, पीटर जो है इसे हमेशा ही एक माँ की तलाश रही है, मदर को सर्च करता है, क्योंकि मदर के का लॉस है शायद इसको फील होता है और हर वुमन में इसको वो चाहिए। तो ये फ़ौरन से देखता है कि जो मैटरनल मदरली जो एटीट्यूड है वो क्लैरिसा का रिचर्ड के लिए है और जो इसको कभी नहीं दिया उसने। तो इसे पता चल गया कि ये उसके साथ अब मैरिज भी करेगी और ये इसके साथ अब कोई ताल्लुक नहीं इसका, या ऐसे उम्मीदें अब छोड़ देनी चाहिए। पीटर फाइनली डिसाइड्स टू कन्फ्रंट हर अबाउट हिज ओन फीलिंग। लेकिन वो सोचता है कि नहीं, मुझे एक दफ़ा पूछना चाहिए, क्लियर कट पूछना चाहिए क्लैरिसा से कि मेरे बारे में तुम्हारे क्या नज़रियात हैं, क्योंकि वो सेंस कर लेता है उसका मैटरनल बिहेवियर, जो हमेशा वो खुद सीख कर रहा है इस चीज़ को, और इसको उसने कभी नहीं दिया, जबकि उसे फ़ौरन से ही दे दिया सब कुछ। दे मीट बाय द ब्रोकन फाउंटेन दैट ड्रिबल्स वाटर। और बड़ी एक अजीब सी रोमांटिक सी मीटिंग है, रोमांटिक तो नहीं है, काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है। दे मीट, मिलते हैं दोनों, इनकी मीटिंग अरेंज करवाती है सैली आई थिंक, द ब्रोकन फाउंटेन के साथ। सेटिंग बड़ी दिलचस्प है, ब्रोकन फाउंटेन है जैसे ब्रोकन हार्ट है,
एंड ड्रिबल्स वाटर, जिसमें पानी जो है बह रहा है, ब्रोकन है फाउंटेन, और बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है पीटर की मेंटल कंडीशन को। एंड द पीटर डिमांड्स द ट्रुथ, और पीटर क्या कहता है, बताओ मुझे, सच बताओ, क्या चाहती हो तुम, सच बताओ। क्लैरिसा टेल्स हिम इट इज़ नो यूज़, और वो बार बार पूछते, टेल मी द ट्रूथ, टेल मी द ट्रूथ। ओरिजिनल सीन देखेंगे तो काफ़ी डिवास्टेटिंग है। और क्लैरिसा बिलाखिर रिप्लाई देती है, इट इज़ नो यूज़ दैट शी विल नॉट मैरी हिम, कि मैं, कि तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगी, किसी बात का कोई फ़ायदा नहीं है। और पीटर लीव्स बॉटन दैट नाइट, फिर उस रात पीटर छोड़ के चला जाता है हमेशा के लिए इनको। दैट वाज द एंड ऑफ द रिलेशनशिप। अपेरेंटली कभी ख़त्म तो नहीं हो सका, लेकिन होप जो है वो डैश्ड हो जाती है। एनालिसिस में जाते हैं इन्हीं सीन्स पे, जब हमने पढ़े हैं इनके क्या मतलब हो सकते थे, ताकि हम एक असाइनमेंट की तरफ भी जा सकें। पीटर वॉश हमारा सेंटर्ड था डेफिनेटली। पीटर का वहाँ से निकलना और इनके ख्याल, इनके में ड्रीम्स में भी विमेन का आना, और एक विमेन के पीछे इसका चल पड़ना, आते ही क्लैरिसा को मिलना, और फिर कुछ साल बहुत पीछे जाके बॉटन में क्या हुआ था, डेथ ऑफ द सोल आखिर क्या है, किस बात को डेथ ऑफ द सोल्स कह रहे हैं, और क्या चीज़ है जो उसे ऑब्सेस्ड किए हुए है, उसे ऑब्सेस्ड किए हुए आइडिया ऑफ वुमेन, उसे ऑब्सेस्ड किए हुए मदर, उसे मैटरनल लव चाहिए था। जब वो देखता है तो क्यों क्यों फौरन से सेंस कर जाता है कि ये डेथ ऑफ द सोल हो चुकी है, और मुझे क्लैरिसा से मैटरनल लव कभी नहीं मिल सकता, जो हमेशा ही उसको तलाश है उसके, उसको नहीं मिलता है कहीं से भी। Peter Walsh is insecure and unsure about who he is, and these weaknesses in his character complicate his interaction with the world. एक तो वो इनसिक्योर अनश्योर भी है, और ये इनसिक्योरिटी अनश्योरिटी उसकी बचपन से ही है, लैक है उसके अंदर, एक डेवलप हो चुकी है, एक परमानेंट लॉस वो सफ़र कर रहा है, और उसे एक वुमन चाहिए थी जिसे कंप्लीट करती, एक मदरली वुमन चाहिए थी, क्योंकि किसी माँ की मोहब्बत उसे नहीं मिल सकी है कहीं ना कहीं, बताए बगैर हम जान सकते हैं इन चीज़ों को। यहाँ पे जब हम इसके जहन का तज्जिया करते हैं एक डॉक्टर के तौर पे, इसकी सिम्टम को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो लॉस है उसके अंदर, एक इनकम्प्लीट, एक फ्रेगमेंटेड पर्सनैलिटी बन गया है। इसी वजह से वो कामयाब इंसान नहीं गिनता खुद को। Though likable and the fun to be around, Peter is highly critical of himself and others. He rarely voices his criticism, but they echo constantly in his mind. बिल्कुल हर वक्त एको करती रहती हैं। खुद का भी वो क्रिटिक है, लाइफ का भी क्रिटिक है। यहाँ से तो चलो एक अच्छी, कुछ अच्छी बातें भी हैं उसके अंदर है कि बहुत इमेजिनेटिव है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, हाईली डिमांडिंग है। और मैं आपको बताऊं कि यही एक वजह ये भी है, कहीं ना कहीं असाइनमेंट में आप लिख रहे होंगे कि आखिर क्लैरिसा ने इसको क्यों छोड़ा, क्यों रिजेक्ट किया, ये तो ज़्यादा इमेजिनेटिव था, ज़्यादा एक पोइटिकल था। अगर देखा जाए तो वो तो वर्ल्डली है, वो उसके पास पैसा दौलत और दुनिया है, दुनियादार था रिचर्ड तो, जबकि इमेजिनेटिव और पोइटिक और सेंसिटिव और इमोशनल तो पीटर था। तो जाना तो पीटर की तरफ चाहिए था। क्लैरिसा की चॉइस हो सकती थी अगर वो पोइटिक, किसी हद तक तो पोइटिक है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी जितना पीटर है। पीटर तो खौफनाक हद तक डिमांडिंग है, इसलिए तो क्लैरिसा डर गई थी इससे, क्योंकि ये चाहता था, ये मुकम्मल क्लैरिसा चाहता था, कंप्लीट क्लैरिसा, हर लिहाज से बहुत डिमांडिंग था। तो उसे लगा कि मैं शायद इतनी इतनी जो है ना, इतनी इतनी इतना ज़्यादा इसको नहीं दे सकती खुद को, तो शायद वो डर गई थी। The passage time and the prospect of the death frighten him since he feels he has not accomplished anything substantial. उसे ख्याल भी आता है कि वक्त निकल रहा है, और वो राउंड अबाउट 50 ईयर्स एज हो चुकी है, नॉट मैरिड है, कोई कुछ हासिल नहीं हो उसे अब तक। और ये लैक तो खैर उसकी ख़त्म नहीं हो सकती थी, इसी लैक से डर के तो क्लैरिसा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था कि ये अनफुलफिल्ड है, ये पॉसिबल नहीं है इसको कंप्लीट करना। तो लेकिन इसको ख्याल आता है कि डेथ जो है, आइडिया ऑफ डेथ वैसे ही ऑब्सेस्ड है, क्लैरिसा भी ऑब्सेस्ड है, वर्जीनिया वुल्फ हमेशा से ऑब्सेस्ड रही। ये बड़ा खौफनाक आइडिया है डेथ का, और इंसान जो है वो इसके आगे कितने बेबस हैं, जो कैन इमेजिन इट। हम सब ने मर जाना है डेफिनेटली। He even goes out of his way to find a seat in the park where people are unlikely to ask him the time, since the question makes him nervous.
तो वो पार्क में उसके जाके बैठना और सिटी लाइफ को एडमायर करना, सिविलाइजेशन को, लंदन में कंफर्टेबल शहर के अंदर फील करना, इसकी भी एक रीजंस हैं और वो यही हैं कि ये चीज़ें उसे भुला देती हैं, उसके अपने पेन्स जो हैं उनको कम कर देती हैं, और कोई ज़ाहिर टाइम का आइडिया भी वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है. दीज आर escapes बेसिकली. Peter enjoys the sight of military boys passing by because they seem oblivious to the reality of the death. अब वो मिलिट्री बॉयज को हमने देखा था ना लाइन में कि उसके पास से गुजरते हैं तो उनको बड़ा एंजॉय करता है, एडमायर करता है कि क्या बात है इनकी. तो बिकॉज क्यों, दे सीम ओब्लिवियस टू द रियलिटी ऑफ द डेथ. उस उनको देखकर उसे लाइफ और अपनी एनर्जी और अपने यूथ का ख्याल आता है. इट रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ओन यूथ व्हेन एनीथिंग सीम्स पॉसिबल. और आइडिया ऑफ जो डेथ है, दैट इज द बिगेस्ट एंड हार्श एंड हॉरिबल रियलिटी है जो उसके सामने है. तो इन चीज़ों से और फिर इनकम्प्लीट जो परमानेंट लॉस है और जो क्लैरिसा ने उसे वूंड दिया है फर्दर, वो उसको थोड़ी देर भुला सकता है. तो ये स्केप है, सिटी बजलिंग को एडमायर करना, लंदन को एडमायर करना और मिलिट्री बॉयज को एडमायर करना के पीछे भी एक रीज़न है. He takes an ironic pride in the civilization London with its butlers and chow dogs, and he criticizes shallowness in others, particularly in the Clarissa, but cannot being helped attracted to the country that enjoys its successes at the expense of the colonies like India. यहाँ पे हमें आयरनी भी नजर आती है, कुछ क्लैरिसा की शैलोनेस तो नजर आती है, दूसरे कैरेक्टर्स की भी नजर आती है, हु की भी नजर आती है, विटबर्ट की, हु विटबर्ट उसको भी क्रिटिसाइज करता था ये. लेकिन इसको नहीं नजर आता, नहीं नजर आ रहा, उसकी एक वजह है. ये जो यहाँ इस साइड पे जो लंदन की ब्रिलियंस से नजर आ रही है, यहाँ पे से क्यों नहीं नजर आ रहा कि ये लंदन जो खूबसूरत लंदन बिल्ड किया गया है, आपको पता है इंडिया को लूट कर ये बनाया गया है, कॉलोनीज से पैसा जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है और इस ये खुद भी वहाँ पे सर्व करके आ चुका है. तो यहाँ से ऐसे शैलोनेस ऑफ सिविलाइजेशन नहीं देख रही, क्योंकि यहाँ ये स्केप प्लेयर है और हम इसको कह सकते हैं कि इस वजह से उन चीज़ों को भुलाने के लिए. इंग्लैंड इज ब्रोकन एज सेप्टिमस नैरेटिव मेक्स क्लियर एंड एनी अपीयरेंस ऑफ द सिविलाइजेशन डज नॉट गो बिलो द सर्विस. और अपेरेंटली बिल्कुल यहाँ पे क्रिटिसिज्म हमें नज़र आता है टेक्स्ट में से. किस तरह वर्जीनिया जो है वो क्रिटिसाइज करती है इंग्लैंड की सिविलाइजेशन को, जो समझते हैं कि बड़े सिविलाइज्ड हैं, बहुत एजुकेटेड हैं और इंडिया को लूट रहे हैं. और इन साइड से देखें तो दे आर जस्ट लूटर्स, बैकनियर्स, लूटर्स हैं, एक्सप्लॉइटर्स हैं और जस्ट बिल्ड कर रहे हैं खुद को, दौलत और वर्ल्ड के पीछे हैं. पीटर फ्रीक्वेंटली इन्वेंट्स लाइफ टू सेटिस्फाई हिज ओन नीड्स एंड डिजायर्स एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज अनदर क्वालिटी ऑफ द पीटर. पीटर, मैंने आपको जैसे बताया पहले, ही इज वेरी पोइटिक. तो उसकी जो पोइटिकल क्वालिटी है वो है कि ही कैन इन्वेंट लाइफ. पोइटिकल पीपल जो उनकी इमेजिनेटिव पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, दे कैन इन्वेंट देयर लाइफ एंड देयर नीड्स एंड डिजायर्स टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड. If we are bombarded with the impressions of the atoms, as Wolff suggested, then love of life involves giving shape to the multitude of the impressions. Peter takes this idea of constructing reality to a new level when he follows the anonymous young woman in the street. अब anonymous एक young woman को वो देखता है और उसके पीछे जाता है, तो उसका ये चलना ये खुद एक 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 क्रिएटिविटी है, एक एक शॉर्ट स्टोरी एक अलग से क्रिएट हो जाती है कैरेक्टर के साथ, जैसे उसने खुद निभाया हुआ किरदार. एक एनोनिमस वुमन के पीछे जाना, एक न्यू लाइफ के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना, इमेजिनेटिव पावर को यूज करना. थ्रू दिस इमेजिनरी एस्केपेट ही सक्सेसफुली फॉरगेट्स अबाउट हिज ओन एजिंग, टेम्पररी एस्केप्स फ्रॉम हिज रियलिटी. और इस के नतीजे में उसको जो चीज़ मिलती है वो एस्केप भी है, इस तरह के वो इमेजिनेटिव एस्केपेट्स भी लेता है. इन द कॉन्स्टेंट मोशन ऑफ एन अर्बन सेटिंग लाइक लंदन, actual meaningful encounters with the people are rare, and the Peter invents both this interaction with this woman and its meaning. Peter later sees the Smiths, वार्डन स्मिथ जो है और उनकी जो वाइफ है लुक्रीजिया, उनको भी ये देखते हैं पार्क में बैठे हुए. वो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं नॉवल के. Even though he observes that they are in some kind of the trouble, he does not talk to them. He prefers to exercise his control over a fantasy he knows will not be realized. Peter wants to be saved and he seeks redemption through relationship with women. तो ये अपना जो चाहता है कि एब्सोल्यूशन उसे मिले
उसको जो लॉस है वो रिकवर हो जाए, वो हमेशा इसी वजह से वुमन के उसे ड्रीम आते हैं, वो कंस्ट्रक्ट भी वुमन के गिर्द करता है अपनी लाइफ को. He believes that the women can offer him solace much as religion comforts others. उसका ख्याल है कि वुमन जो है उसे वो कंप्लीट कर सकती है, उसे सुलेस दे सकती है, जिस तरह किसी शख्स को मजहब दे सकता है, गॉड दे सकता है. सच एज मिस किलमन, जैसे मिस किलमन में हम देखते हैं कि वो रिलीजन में जाकर, गॉड में जाकर अपने आप को, अपना जो लैक है, अपनी जो डेफिशिएंसीज हैं वो कवर करने की कोशिश करती है, और इसके लिए वुमेन की वही हैसियत है. Immature even in his mid 50s, he feels he has suffered a great deal, and this is nature and particularly sensitive. Clarissa sensed Peter's huge, draining neediness in her youth. अब ये जो उसकी नीडीनेस है, ड्रेनिंग नीडीनेस है, जो कंटिन्यूस एक कंप्लीट एक बहुत ही, जैसे आप कह लें कि ऑब्सेसिव डिमांड थी when she refused his marriage proposal. एक रीजन उसकी यही है कि उसने इसका मैरिज प्रपोजल इसी खौफ से रिजेक्ट कर दिया कि मैं इसको कैसे कंप्लीट कर पाऊंगी, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे, और ये मुकम्मल क्लैरिसा चाहता है, बल्कि क्लैरिसा मल्टीप्लाई 10 चाहता है, बाई 100 चाहता है. इन द प्रेजेंट शी वंडर्स, और दूसरी साइड पे रिचर्ड है तो वो कुछ भी नहीं चाहता. ठीक है, उसको तो वो तो इमेजिनेटिव ही नहीं है, ना ही पोइटिकल है, ना ही इतना इमोशनल है, ना ही वो इतना डीप जाता है, तो वो सरफेस पे चीज़ों को देखता है. In the present, she wonders if life with Peter might have been more exciting than life with Richard, but at the same time, she knows that Peter is too obsessed with himself to have been a good partner. तो उसे लगता था कि पीटर जो है वो मेरा अच्छा पार्टनर शायद नहीं बन पाएगा, बिकॉज उसकी ये जो अनफुलफिल्ड लैक है, उसका जो ये सफरिंग है, अपने आप का ऑब्सेशन है, हाइड इतनी ज़्यादा डिमांड जो है वो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी. लेकिन वो भी पछताती है अभी, जब वो मिलती है तो उसे ख्याल आता है कि पीटर तो बहुत इमेजिनेटिव है, और कितना अच्छा होता कि हम एक दूसरे के पार्टनर होते, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते भी थे, समझते भी थे, और जिनको आप जानते हैं, समझते हैं, उन्हीं के साथ आप बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं. In his dream, Peter stereotypes women, imagining mother figures as well as cruel and the beautiful temptresses. तो हमें उसके ड्रीम में भी आप देखें तो वो उसको ड्रीम भी वेमेन के आते हैं, डिफरेंट वेमेन के, मदर लाइक वेमेन के, अदर ब्यूटीफुल वेमेन के. Peter is deluded in his wish to be saved by the female figure, and the traveler in the dream eventually realizes that he has nobody. Continue करते हैं. In his dream, Peter stereotypes women, imagining mother figure as well as cruel and beautiful temptresses. Peter is deluded in his youth wish to be saved by the female figure, and the traveler in the dream eventually realizes he has nobody to express his need. There is no one for him to share his difficulties with. In the modern world, no God, no woman, or any figure at all exists to save him in the way he wishes to be saved. और ड्रीम के एंड पे उसे लगता है कि कोई भी उसे सेव नहीं कर सकता, उसे कंप्लीट नहीं कर सकता. कुछ ऐसी सिचुएशन है. पीटर कंटिन्यूज टू सीक क्लैरिसा's अप्रूवल एंड इंटेंशन 30 years after she turned down his marriage proposal. अब इस बात को 30 साल हो चुके हैं, मैरिज प्रपोजल जो टर्न डाउन किया था क्लैरिसा ने. लेकिन पीटर इंडिया से वापस आने के बाद आप देखते हैं कि सबसे पहले क्लैरिसा को मिलने जाता है, एंड स्टिल ही सीक्स क्लैरिसा's approval and attention. Clarissa is the first person Peter goes to see upon his arrival in London, and he spends his entire day thinking about her and telling himself that he is no longer in love with her. और कंटिन्यूसली उसे खुद को रियलाइज करवाना पड़ता है कि वो उसे क्लैरिसा से लव नहीं है. He reminds himself that he has no longer loves her so frequently that seriously doubt the truth of his conviction. Clarissa has had a profound an effect on his life as he has on hers. हम देखते हैं कि क्लैरिसा का पीटर की लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, जैसे कि पीटर का क्लैरिसा की लाइफ के ऊपर भी है. सेम है, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है. हाल तो एक दूसरे को नहीं मिलते थे, बहुत दूर चले गए थे, लेकिन हमेशा से ही उनके ख्यालों में, क्योंकि हमारी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक हमें यह भी बताती है कि हम एक अंदर की दुनिया है हमारी, जो हम जीते रहते हैं, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया दोनों चलती रहती हैं, और अंदर की दुनिया में वो हमेशा एक दूसरे के पास मौजूद थे, फ्रीक्वेंटली एक दूसरे पर इफेक्टिव थे. He reminds himself that he no longer loves her so frequently that we seriously doubt truth of his convention. Clarissa has
has had a profound an effect on his life as he had on hers. He still sees much of the world through her eyes, just as his criticism still affect Clarice's thoughts. तो जैसे क्लैरिस में भी इसकी क्रिटिसिज्म से अभी तक मुतासिर होती है, इवन ख्यालों में ही सही, और ये भी दुनिया को अभी भी उसकी नज़र से देखता है. Even his lover, Daisy, and her two children seem to improve when he observes them through Clarice's gaze. Though outwardly self-assured, Peter is inwardly full of self-doubt and still needs Clarissa to bolster him up after these years. तो ये इस पूरे इस पार्ट के अंदर हमने देखा है कि पीटर की मेंटल कंडीशन क्या है, किस तरह पीटर के रिजेक्शन पे वो असर हुआ, किस तरह ये वुमेन आइडिया वुमेन से जो है वो ऑब्सेस्ड है, लॉस सफ़र करता है, मैटरनल जो लव था उसे नहीं मिला वुमेन की तरफ से, ऑलवेज सीक्स, और इस तरह करके आप ये दोबारा से भी लेक्चर सुन सकते हैं. So that is the assignment. Discuss Peter's obsession with the idea of women and why did he say the death of the soul. अभी हमने इसी सवाल को ही बेसिकली डिस्कस किया है. ये आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है. यहाँ पे मैंने आइडिया ऑफ क्लैरिसा इसलिए नहीं लिखा, क्लैरिसा डेफिनेटली सबसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड तो क्लैरिसा से है, लेकिन आइडिया ऑफ वुमेन से है बेसिकली, उससे थोड़ा लार्जर आइडिया, और फिर वही आइडिया ऑफ वुमेन जो गोल्डन इमेज ऑफ वुमेन है वो बन जाता है क्लैरिसा. तो wrote down this part. This is the discussion. Peter's obsession and idea of women and death of the soul. What it means. इनका क्या ताल्लुक है इसके साथ. इस पे आप एक comprehensive assignment लिखेंगे.